आप लोगों का बाबा विश्वनाथ के ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को सामंतवादकालीन भारत में गतांक से आगे पढ़ाएंगे। कल हमने आप लोगों को इसमें यह पढ़ा दिया था कि किस तरह से जो भारत की राजनीतिक एकता थी 648 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के पश्चात भंग होती है और वह 1206 ईस्वी तक की जो बीच की स्थितियां होती हैं उसमें छोटे छोटे राजपूत राजाओं का काल होता है, जिसको हम सामंतवादकालीन भारत भी कहते हैं। इसमें एक शासक भारत का नहीं था, बल्कि अलग अलग भूभागों पर अलग अलग शासक थे और उन सभी शासकों ने मिलकर के शासन किया था। तो आइए हम सबसे पहले आज उन्हीं शासकों में, प्रमुख शासकों में चौहान वंश के ऊपर नज़र डालते हैं। चौहान वंश राजस्थान के छोटे से राज्य सांभर पर चौहान अथवा चाहमान लोग बहुत पहले से राज्य करते आए थे। हमीर महाकाव्य तथा पृथ्वीराज विजय के अनुसार वो सूर्यवंशी थे और चौहान उनके वंश का संस्थापक था। इनके चौहान वंश के सबसे महान शासकों में पृथ्वीराज हुआ। उसके वीरतापूर्ण कृत्यों के वर्णन उसके दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में किया है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव, परमानंदी, चंदेल तथा जयचंद से युद्ध किए। अपने समय के शासकों में पृथ्वीराज का बहुत सम्मान था, किंतु शूर होने के साथ साथ वह विलासी भी था। जयचंद की पुत्री संयोगिता से उसके विवाह के विघटन का उल्लेख किया जा चुका है। पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। सन 1191 ईस्वी में मुसलमानों तथा चौहानों का पहला संघर्ष हुआ, जिसमें मुसलमानों को बुरी तरह हार खानी पड़ी। वे सिंधु के उस पार खदेड़ दिए गए। मोहम्मद गौरी, जिसमें मुसलमानों ने स्वयं अपनी बड़ी कठिनाई से जान बचाकर भाग गया, किंतु सुल्तान अपनी हार को भुला ना सका और दूसरे वर्ष ही उसने अपनी सेना को पुनर्गठित करके चौहान राज्य पर फिर जोरदार आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने अपने पड़ोसी राजाओं से सहायता की अपील की। अनेक राजपूत नरेश मुसलमानों के आक्रमण से हिंदू राज्य सत्ता की रक्षा करने के लिए चौहान नरेश के झंडे के नीचे एकत्रित हुए, किंतु जयचंद ने उसकी सहायता नहीं की। वास्तव में हिंदुओं का भाग्य सूर्य तेजी से अस्तांचल की ओर जा रहा था। युद्ध में मुसलमान जी तोड़कर लड़े, चौहानों की हार हुई। पृथ्वीराज युद्ध क्षेत्र से भागा, सरस्वती नामक स्थान पर पकड़ा गया और मुसलमानों ने उसका वध कर दिया। इस विजय से दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के एक पुत्र को अजमेर का राज्य सुपुर्द कर दिया, किंतु थोड़े समय बाद चौहान वंश का पूर्ण अंत हो गया। पाल वंश, आइए हम नज़र डालते हैं पाल वंश के ऊपर। पाल वंश, इसके प्रमुख शासक हैं गोपाल। गोपाल के बारे में जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में शशांक बंगाल पर राज्य करता था। वह शैव शासक था। कहा जाता है कि उसने बौद्ध के उत्पीड़न किया। उसके बाद हर्ष तथा असम के भास्कर बर्मन ने बंगाल को जीतकर आपस में बांट लिया। हर्ष के बाद बंगाल पर असम, कन्नौज तथा कश्मीर के राजाओं के आक्रमण हुए। फलस्वरूप चारों तरफ अराजकता फैल गई। तब सामंतों ने गोपाल नामक व्यक्ति को संपूर्ण राज्य का शासक चुन लिया। गोपाल योग्य व्यक्ति निकला। उसने अराजकता के तत्वों का दमन किया और शांति तथा समृद्धि की स्थापना की। 780 ईस्वी के लगभग उसकी मृत्यु हो गई। गोपाल तथा उसके उत्तराधिकारियों के नाम के अंत में पाल शब्द आता था, इसलिए यह पाल वंश के नाम से भी प्रसिद्ध है। दूसरा इसका प्रमुख शासक धर्मपाल, जो गोपाल का उत्तराधिकारी था। देवपाल, जो धर्मपाल का उत्तराधिकारी हुआ। नारायणपाल, जो अगला प्रतापी राजा था। महीपाल, नयपाल, विग्रहपाल, इस तरह से इसके प्रमुख शासक हुए। और भी अन्य शासक थे, जिनमें कहा जा सकता है कि महीपाल द्वितीय, सूरजपाल तथा रामपाल राजा हुए। उनके समय में पाल वंश का तेजी से पतन होने लगा। 12वीं शताब्दी के तृतीय चरण में पाल वंश का अंत हो गया। पाल वंश के राजाओं ने लगभग 400 वर्षों तक राज्य किया। उनके समय में बंगाल एक अत्यंत शक्तिशाली प्रदेश बन गया। पाल राजाओं का धर्म, साहित्य तथा कला में बड़ा अनुराग था। उनके प्रोत्साहन तथा पोषण के कारण बौद्ध धर्म, विशेषकर तांत्रिक बौद्ध धर्म, दीर्घकाल तक बंगाल में चलता रहा और नेपाल, तिब्बत आदि समीपवर्ती देशों में उसका प्रचार हुआ। चंदेल वंश, आइए अब हम चंदेल वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। चंदेल वंश के बारे में कहा जाता है कि खजुराहो के चंदेल
अपने आप को चंद्रवंशी कहते थे। स्मिथ ने उन्हें भारत के आदि निवासी भरों अथवा गौंडों का निवासी माना है। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में नानुक चंदेल ने बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग में इस वंश के राज्य की नींव डाली। नानुक की नाती जयशक्ति अथवा जायजा था, इसी के नाम पर उसके राज्य का नाम जयजा भुक्ति पड़ा। इसकी राजधानी खजुराहो जिसको कहा जाता था थी। प्रारंभिक चंदेल शासक कन्नौज के प्रतिहारों के सामंती थे। यशोवर्मन प्रतापी राजा हुआ और उसके समय में चंदेलों का बहुत उत्कर्ष हुआ। 1023 ईस्वी में चंदेलों का स्थान बुंदेलों ने ले लिया। खजुराहो के मंदिर के निर्माण के लिए चंदेल सबसे अधिक विख्यात हैं। ढंग, कीर्तिवर्मन तथा मदन वर्मन और परमंडी अन्य शासक हुए जो प्रतापी शासक थे। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर को घेरा डाला और उसी समय परमंडी ने डटकर मुकाबला किया। अंत में उसे हार खानी पड़ी और इस घटना के बाद ही परमंडी की मृत्यु होगी और इस प्रकार चंदेलों का पराभव हुआ। प्रतिहार वंश। आइए हम प्रतिहार वंश के ऊपर नज़र डालते हैं। प्रतिहार वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम था। उसके बाद वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र और मिहिर भोज इनके अन्य शासक थे। महेंद्रपाल, भोज द्वितीय और महिपाल भी इन्हीं के प्रमुख शासक थे। महिपाल के बाद प्रतिहार साम्राज्य का तेजी से पतन हो गया और प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल हुआ। उसके बाद इस वंश का मूल्योच्छेद हो गया। गहरवार वंश। एक और वंश था गहरवार वंश। प्रतिहारों के पतन के बाद लगभग आधी शताब्दी तक कन्नौज पर राष्ट्रकूट के वंश के सामंत शासन करते रहे। 11वीं शताब्दी के तृतीय चरण में चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम और चोल नरेश वीर राजेंद्र ने कन्नौज पर आक्रमण किया। शताब्दी के अंत में चंद्रदेव गहरवार नामक एक व्यक्ति ने कन्नौज पर अपना आधिपत्य कायम किया। वह महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता था। उसका वंश गहरवार कहलाता था। कुछ लोगों ने गहरवारों को राठौरों से जोड़ा है, किंतु यह मत गलत प्रतीत होता है। राठौर असल में राष्ट्रकूट वंश के थे जिनका गहरवारों से कोई संबंध नहीं था और इस तरह से गहरवार वंश की स्थापना होती है। इसके प्रमुख शासकों में कहा जाता है कि चंद्रदेव, मदन चंद्र और कीर्तिवर्मन थे। कीर्तिवर्मन ने कृष्णमित्र भी एक प्रमुख शासक था और महोबा के पास कीर्तिसागर नामक सुंदर झील का निर्माण कराया जो उसके यश को अभी तक जीवित रखे हुए हैं। इस तरह से गहरवार वंश भी सामने आता है। हम आगे आप लोगों को कल राजपूतकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।